स्क्रीन पर दिख रहे इस मूविंग ऑब्जेक्ट को जरा गौर से देखिए, क्योंकि प्रैक्टिकली यही वो ऑब्जेक्ट है जो आगे आने वाले सिर्फ कुछ ही दिनों में ये डिसाइड करेगा कि हमारा प्लेनेट अर्थ का अस्तित्व इस अनंत ब्रह्मांड में 2029 में रह पाएगा या फिर नहीं। असल में गाइस ये है एपोफिस एस्ट्रॉइड, एक ऐसा एस्ट्रॉइड जो साल 2029 में हमारे प्लेनेट अर्थ के इतने पास से गुजरेगा कि स्पेशली इंडिया में मौजूद लोग इसे खुले आसमान में नेकेड आई से भी देख पाएंगे। लेकिन असली ट्विस्ट तो यह है दोस्तों कि अगर हमारी इस कैलकुलेशन में सिर्फ 0.1% का भी एरर हुआ तो ये एस्ट्रॉइड हमारे प्लेनेट अर्थ के पास से नहीं बल्कि प्रैक्टिकली अर्थ पर ही गिरेगा, और जब ऐसा होगा तो एक ही सेकंड में हम अप्रैल 2029 में हैं और यहाँ पृथ्वी के हालात ठीक नहीं हैं। जो लोग बच गए हैं वो अपने आप को भाग्यशाली समझें। अब इस पॉइंट पर सबसे अजीब बात यह है दोस्तों कि अगर हम हमारे ही प्लेनेट अर्थ की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो यही सेम चीज लेकिन बहुत छोटे स्केल पर ऑलरेडी हमारे प्लेनेट के साथ हो चुकी है। एंड बिलीव मी, इतिहास में उसका जो रिजल्ट हमें देखने को मिला था उसे जानकर आपको खुशी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में मैं आपको उस फ्यूचर के बारे में बताने वाला हूं जो फॉर श्योर आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हम और आप सब कुछ मिलकर फेस करेंगे। असल में गाइस ये पूरा ही सिनेरियो स्टार्ट होता है 19 जून 2004 को, जब एरिजोना की किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी में देर रात दो एस्ट्रोनॉमर्स रॉय टकर और डेविड थैलोन अपने रूटीन के दौरान हमारे प्लेनेट के आसपास घूम रहे नए नए एस्ट्रॉइड्स को डिस्कवर करने का काम कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली इसी के ही बीच उन्हें अपनी स्क्रीन पर एक छोटा सा डॉट मूव होता हुआ नजर आता है, जो देखने में तो एक ऑर्डिनरी एस्ट्रॉइड ही लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इसकी ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट करना शुरू किया उनके लिटरली हाथ कांपने लगे, क्योंकि उनकी खुद की कैलकुलेशन उन्हें किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रही थी। असल में ये एस्ट्रॉइड कहीं और नहीं बल्कि सीधा 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ की तरफ आ रहा था। अब जैसे ही उनके द्वारा इस डेटा को कंफर्म किया गया, आगे आने वाले सभी हफ्तों में दुनिया भर के बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स अपने सभी काम को छोड़कर सिर्फ इसी एस्ट्रॉइड को ट्रैक करने में लग जाते हैं, जिसके बाद कई हफ्तों तक इसके पाथ और ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट करने के बाद फाइनली दिसंबर 2004 में हमारे एस्ट्रोनॉमर्स इसे ट्राइनो इंपैक्ट हजार्ड स्केल पर नंबर 4 की कैटेगरी में रखते हैं। असल में ये स्केल 0 से 10 तक का एक ऐसा स्केल होता है जो हमें ये बताता है कि हमें किसी भी फॉरेन स्पेस ऑब्जेक्ट से कितने बड़े स्केल पर खतरा है। अब क्योंकि इस एस्ट्रॉइड को लेवल 4 पर रखा गया था तो भले ही ये अपने आप में हमारे अर्थ के लिए डेंजरस हो, लेकिन फिर भी साल 2004 में इसके अर्थ से टकराने के चांसेस लगभग ना के बराबर थे कि तभी कुछ अजीब हुआ। असल में अपनी कई महीनों की कैलकुलेशन करने के बाद दुनिया भर के बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स ने क्लियरली पूरी दुनिया से ये बोला कि ये एस्ट्रॉइड अर्थ से लगभग 15 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। लेकिन बात अगर ग्राउंड लेवल रियलिटी की जाए तो 21 दिसंबर 2004 को जब ये एस्ट्रॉइड अर्थ के करीब से गुजरा तो इसका डिस्टेंस लगभग 14.4 मिलियन किलोमीटर था, यानी कि हमारी कंप्लीट कैलकुलेशन से भी 0.6 मिलियन किलोमीटर और ज्यादा नजदीक। अब इस सिचुएशन में दो सवाल खड़े होते हैं। नंबर 1 कि भाई आखिर इतना एडवांस होने के बावजूद भी हम स्पेस में ट्रेवल कर रहे किसी भी ऑब्जेक्ट की बिल्कुल सटीक ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट क्यों नहीं कर पाते, और नंबर 2 कि अगर ये एस्ट्रॉइड साल 2004 में ही हमारे प्लेनेट अर्थ को क्रॉस करके आगे जा चुका था तो आखिर साल 2029 में ये दोबारा से हमारे प्लेनेट के लिए खतरा बन कैसे रहा है। वेल गाइस, बी रेडी, क्योंकि अब आप स्पेस की एक अजीब रियलिटी जानने वाले हैं। देखो, स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता है जितना आप उसे समझ रहे हो, और यही वो रीजन है जिसके चलते हुए इतना एडवांस होने के बावजूद भी हम हमारी ही कैलकुलेशन में 0.6 मिलियन किलोमीटर की गड़बड़ी कर बैठे, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पेस में दो चीजें हमें लगातार परेशान करती हैं, जिसमें पहली चीज है ग्रेविटेशनल पुल। असल में जब भी कोई भी एस्ट्रॉइड किसी भी प्लेनेट के पास से गुजरता है तो वो प्लेनेट लिटरली उस एस्ट्रॉइड को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे एक मैग्नेट लोहे को खींचता है। अब इस खिंचाव से उस एस्ट्रॉइड की स्पीड भी बदल जाती है और ओवर अ टाइम पीरियड डायरेक्शन भी। इसके बाद दूसरी चीज जो हमें लगातार परेशान करती है वो है यूकोस्की इफेक्ट।
देखो, जब ये एस्ट्रॉइड सूरज के पास से गुजरते हैं ना, तो इनकी एक साइड गर्म हो जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो जो साइड हमारी सन को फेस करती है वो दूसरी साइड के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म महसूस होती है। लेकिन इसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट सूरज से थोड़ा दूर जाता है तो क्योंकि स्पेस में टेम्परेचर सडनली कम होता है तो उस एस्ट्रॉइड की वो साइड जो सूरज से गर्मी लेकर गर्म हो चुकी थी वो हीट को निकालना शुरू करती है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि स्पेस में ये हीट फोटोन्स की तर्ज पर रिलीज होती है, और बात अगर स्पेसिफिकली फोटोन्स के नेचर की जाए तो भले ही कम ही सही लेकिन फोटोन्स में भी अपना मोमेंटम होता है। अब क्योंकि ये फोटोन्स हर सेकंड बिलियंस की क्वांटिटी में रिलीज होते हैं और क्योंकि इनके पास खुद का मोमेंटम भी होता है तो ये चीज ओवर अ टाइम पीरियड एक एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन को स्लाइटली चेंज कर देती है। यानी कि इन शॉर्ट आज की डेट में अगर आपको स्पेस में ट्रेवल कर रहे किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट पाथ को कैलकुलेट करना है तो आपको हर एक घंटे नए सिरे से कैलकुलेट करके उसके पाथ और ट्रेजेक्टरी को प्रिडिक्ट करना होगा। और जब ये किया जाता है तो प्रैक्टिकली इसमें कभी कभार थोड़ी बहुत एरर हमें देखने को मिल ही जाती है। तो ये तो बात हो गई इस एस्ट्रॉइड के पाथ कैलकुलेशन एरर की। अब बात करते हैं कि अगर भाई ये एस्ट्रॉइड साल 2004 में ही हमारे प्लेनेट अर्थ से दूर जा चुका था तो आखिर साल 2029 में ये दोबारा से हमारे प्लेनेट के लिए खतरा बन क्यों रहा है? असल में जब साल 2004 में ये एस्ट्रॉइड अर्थ के करीब से गुजरा था तब से लेकर आगे आने वाले काफी लंबे समय तक हमारे एस्ट्रोनॉमर्स लगातार इसी एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट पर नजर रखे हुए हैं और हमारी इसी ऑब्जर्वेशन से हमें ये बात पता चली है कि ये एस्ट्रॉइड सन के चारों ही तरफ एक ऐसे पाथ में ऑर्बिट को करना स्टार्ट कर चुका है कि इसे अपना एक ऑर्बिट पूरा करने में लगभग 8 से 9 सालों का समय लगता है। लेकिन इसी टाइम पीरियड के दौरान ये अर्थ के ऑर्बिट को 2 अलग अलग जगहों पर काटता हुआ भी आगे की तरफ जाता है। यानी कि इन शॉर्ट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर इस चीज को समझा जाए तो ये एस्ट्रॉइड बार बार आगे आने वाले फ्यूचर ईयर्स में भी अर्थ से इतनी नजदीकी के साथ गुजरेगा कि जिसकी कल्पना आप अपने सपने में भी नहीं कर सकते। और यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस एस्ट्रॉइड का नाम एपोफिस रखा गया है। असल में एंशिएंट इजिप्ट माइथोलॉजी में एपोफिस प्रैक्टिकली डार्कनेस के एक ऐसे देवता थे जो बार बार सन गॉड से लड़कर दुनिया को अंधकार में डुबाने की कोशिश करते थे और इसीलिए इजिप्टियंस ये मानते थे कि अगर कभी भी एपोफिस जीत गया तो उसी पल ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और इसकी इसी एक्सप्लेनेशन के साथ अब आप क्लियरली ये समझ सकते हो कि इस एस्ट्रॉइड का नाम एपोफिस क्यों रखा गया है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या फिर ये एस्ट्रॉइड साल 2029 में अपने मकसद में सफल हो भी पाएगा या फिर नहीं। देखो, बात अगर अभी तक के ऑफिशियल डेटा की जाए तो नासा और यहां तक कि बड़ी बड़ी दूसरी स्पेस एजेंसी भी क्लियरली ये बोल चुकी हैं कि साल 2029 में एपोफिस के अर्थ से टकराने के चांसेस 0% हैं। लेकिन जो चीज यहां पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो है ओवर अ टाइम पीरियड टकराने के इन चांसेस के परसेंटेज का चेंज होना। एग्जांपल के लिए साल 2014 में वैज्ञानिक बोलते हैं कि इसके अर्थ से टकराने के चांसेस 2.7% हैं। लोग सोचते हैं कि सिर्फ 2.7%, चलो कोई बात नहीं। फिर 2020 आता है और ये चांसेस बढ़कर हो जाते हैं 3.6%। अब वैज्ञानिकों के माथे पर पसीना आने लगता है। लेकिन फिर 2024 और 25 में नई कैलकुलेशन होती है और फिर ये परसेंटेज रह जाते हैं 0%। उफ, यहाँ पर सब लोग राहत की सांस लेते हैं बिना ये जाने कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट मौजूद है। देखो, अगर ये नंबर्स 2.7% से 3.6% तक जा सकते हैं तो कल को ये 3.6% से वापस 5 या फिर 7% पर भी जा सकते हैं। और यही वो चीज है जो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूं कि स्पेस के मामले में 100% कंफर्म्ड कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आज हम कह रहे हैं 0%, लेकिन कल को अगर ये एस्ट्रॉइड किसी और प्लेनेट की ग्रेविटी से थोड़ा सा भी खिंच जाता है तो पूरी की पूरी इक्वेशन बदल जाएगी। और यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए दुनिया भर के बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स का ये भी मानना है कि भले ही आज की हमारी लेटेस्ट कैलकुलेशन ये बोलती हो कि साल 2029 में ये अर्थ से सिर्फ 31,600 किलोमीटर की ऊंचाई से क्रॉस होगा, लेकिन अगर हमारी इस कैलकुलेशन में सिर्फ 0.1% का भी डिफरेंस जनरेट होता है तो सिचुएशन वैसी बिल्कुल भी नहीं होगी जैसा आज की डेट में हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको यह बता दूं कि आज की डेट में वेदर और टीवी को ऑपरेट करने के लिए जिन सैटेलाइट्स को हम स्पेस में लॉन्च करते हैं वो भी अर्थ को 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट करती हैं। यानी कि ये बात पूरे तरीके से क्लियर है कि साल 2029 में ये एस्ट्रॉइड इंसानी इतिहास का सबसे पहला और सबसे बड़ा ऐसा एस्ट्रॉइड होगा
होगा जो इतने नजदीकी से गुजरेगा, और उस सिचुएशन में अगर ये डिस्टेंस सिर्फ कुछ हजार किलोमीटर ही कम हुआ और ये एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया भी नहीं, तब भी सिचुएशन काफी अजीब हो सकती है। और प्रैक्टिकली हमारा इतिहास इसका जीता जागता गवाह भी है। कैसे, वो जानने के लिए मुझे और आपको चलना पड़ेगा थोड़े से इतिहास में। देखो गाइज, अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये सारी ही चीजें थ्योरेटिकल हैं और प्रैक्टिकली ऐसा सच में नहीं हो सकता, राइट? तो चलो आप और मैं टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 30 जून 1908 रशिया के साइबेरिया इलाके में सुबह 7:14 पर जब लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे और कुछ किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक से एक मैसिव धमाके की आवाज आती है। यह एक्सप्लोजन इतना ज्यादा बड़ा था कि प्रैक्टिकली 2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक जंगल एक ही झटके में उजड़ जाता है। 80 मिलियन पेड़ जलकर अपनी जड़ें छोड़ देते हैं और ना जाने कितने पशु पक्षी इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर उस दिन साइबेरिया में ये सब हुआ ही क्यों था? असल में जब इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई तब रिसर्चर्स को यह पता चला कि ये कुछ और नहीं बल्कि बस एक छोटा सा एस्टेरॉइड था जो सिर्फ 20 मीटर का था और वो सरफेस से टकराया भी नहीं था, बस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर फट गया था। अब जरा रुकिए और ये सोचिए कि अगर एक छोटा सा एस्टेरॉइड जिसका साइज 20 मीटर है, अगर वो ही इतनी तबाही मचा सकता है, तो प्रैक्टिकली एपोफेज जो कि 340 मीटर का है और उसका टोटल मास लगभग 27 मिलियन टन है, अगर वो इस काम को करेगा तो क्या होगा? देखो, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, बट ऑनेस्टली नंबर्स कुछ यही बोलते हैं, क्योंकि जब वो 20 मीटर वाला छोटा सा एस्टेरॉइड एटमॉस्फेयर में टूटा था तो उससे लगभग 10 से 15 टन एनर्जी रिलीज हुई थी। अब आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इतिहास में हिरोशिमा और नागासाकी के साथ वो सारी जो हरकतें की गई थी, उसमें भी जो कंप्लीट एनर्जी रिलीज हुई थी वो सिर्फ 8 से 10 किलो टन थी। तो वहीं अब बात अगर एपोफिस एस्टेरॉइड की जाए तो क्योंकि इसका अप्रोक्सीमेटली मास 27 मिलियन टन है और ये 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इससे लगभग 1200 मेगा टन एनर्जी रिलीज होगी, जिसके बाद वो कंट्री या फिर सिटी जो इस पॉइंट ऑफ इंपैक्ट के रिजल्ट को झेलेगी वो तो तुरंत ही उजड़ जाएगी, लेकिन उसके साथ ही बाकी की पॉपुलेशन भी इस इफेक्ट के आफ्टर इफेक्ट्स को फेस करेगी, जहां पर कई सालों के लिए हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर धूल की मोटी चादर से ढक जाएगा और सनलाइट सरफेस पर ना पहुंच पाने के कारण हमारी फसलें पूरे ही तरीके से बर्बाद हो जाएंगी। ये ठीक वही इफेक्ट होगा जो आज से मिलियन ऑफ ईयर्स पहले डायनासोर ने विलुप्त होने से पहले फेस किया होगा। तो अब सवाल तो यह है कि भाई फिर आखिर क्या इन सारी चीजों से हमें डरना चाहिए या फिर नहीं? एंड सेकेंडली, भाई इतना सब कुछ होने के बाद आखिर हमारे रिसर्चर्स कर क्या रहे हैं? क्या उन्होंने कैसा कोई प्लान बना रखा है जिससे हम इस पूरी ही प्रॉब्लम से बाहर आ सकें? चलो गाइस, साइंटिफिकली इसे भी डिकोड करते हैं। 13 अप्रैल 2029 ये वो दिन होगा जब ये एपोफिस एस्टेरॉइड अर्थ से इतनी नजदीकी के साथ गुजरेगा कि करोड़ों भारतीय अपने घर की छतों पर खड़े होकर नेकेड आई से इस मंजर को देख रहे होंगे। लेकिन असली ट्विस्ट तो ये है दोस्तों कि हम इंसान ही अकेली ऐसी स्पीशीज नहीं होंगे जो इस चीज को अपनी आंखों से देखेगी। असल में नासा ने अपने ओसिरिस एपेक्स स्पेसक्राफ्ट को ऑलरेडी एपोफिस की ऑर्बिट को फॉलो करने में लगा दिया है और ये स्पेसक्राफ्ट बहुत ही जल्द ना सिर्फ एपोफिस को फॉलो करते हुए उसके साथ ऑर्बिट करेगा, बल्कि जब ये एस्टेरॉइड 13 अप्रैल 2029 को अर्थ के पास से गुजरेगा तो ये स्पेसक्राफ्ट उसके साथ चलते हुए उसकी हर एक डिटेल को भी नोट कर रहा होगा, उसकी स्पीड, डायरेक्शन, कॉम्पोजिशन और सब कुछ नासा के साथ रियल टाइम में शेयर किया जाएगा। लेकिन सवाल तो यह है कि भाई आखिर हम इसके कॉम्पोजिशन के बारे में जानकर करेंगे ही क्या? असल में अगर आपको याद हो तो साल 2022 में नासा ने अपने डार्ट मिशन को भी लॉन्च किया था, जिसका प्राइमरी एम किसी भी एस्टेरॉइड के साइज और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए उससे ही अपने एक स्पेसक्राफ्ट को टकरा देना था। लेकिन इस तरीके के मिशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब हमें यही नहीं पता होता है कि प्रैक्टिकली हमें अपने स्पेसक्राफ्ट को
किस तरीके के एस्ट्रॉइड से टकराना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एपोफिस के बारे में ये क्लियर हो जाएं कि इसकी कंपोजिशन कैसी है, तो हम उसी हिसाब से अपने स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग स्पेसक्राफ्ट को बनाकर अर्थ से एक सर्टेन दूरी पर आसानी से उसे हिट करके या तो तोड़ सकते हैं या फिर एटलीस्ट उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ताकि साल 2029 के बाद भी बार बार जब ये अर्थ के पास वापस आए तो ये हमारे लिए किसी भी तरीके का खतरा ना बन सके। इसके साथ ही बात अगर यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जाए तो उन्होंने भी अपना रैमसेस नाम के मिशन को लॉन्च करने का प्लान बनाया है, जो ना सिर्फ इस एस्ट्रॉइड को अर्थ के पास आने और क्रॉस करते टाइम फॉलो करेगा, बल्कि वो इसके स्पिन और ऑर्बिट और शेप को अर्थ को क्रॉस करने के बाद भी एग्जामिन करके ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इस एस्ट्रॉइड पर कितने नए क्रैक्स जनरेट हुए हैं। तो कुल मिलाकर अपनी इतनी सारी कैलकुलेशन और तैयारियों को देखते हुए ये बात काफी हद तक क्लियर हो जाती है कि एटलीस्ट साल 2029 में तो इस एस्ट्रॉइड के अर्थ से टकराने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। और अगर बाई चांस वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो को भी कंसीडर किया जाए और ये मान भी लिया जाए कि ये एस्ट्रॉइड और कम ऊंचाई से हमारे प्लेनेट को क्रॉस करेगा, तब भी मैक्स टू मैक्स हमें हल्के लेवल पर वो वाइब्रेशन जनरेट होते हुए महसूस हो सकते हैं जो एक जाइंट एस्ट्रॉइड हमारे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते वक्त जनरेट करता है। लेकिन सच कहूं तो ऐसा भी हो पाना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सा है। लेकिन एक चीज जो इस पूरे ही सिनेरियो में हमें सीखने को मिली है वो ये है दोस्तों कि स्पेस पूरे ही तरीके से अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि अगर एपोफिस एस्ट्रॉइड हमें अचानक से इतना बड़ा सरप्राइज दे सकता है तो जरा सोचिए कि इस अनंत ब्रह्मांड में कितने ऐसे एस्ट्रॉइड और ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हमारे प्लेनेट अर्थ की तरफ आ रहे होंगे और हमें उनकी भनक तक नहीं होगी। तो दोस्तों फाइनल बात यह है कि 13 अप्रैल 2029 इस डेट को याद रखिएगा, क्योंकि उस दिन जब आप अपनी छत पर खड़े होकर एपोफिस को देखेंगे तो आप लिटरली हिस्ट्री का हिस्सा बनेंगे। और हाँ, अगर उस दिन आपको आसमान में कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखें तो डरना बिल्कुल भी मत, बस इस वीडियो को याद करना और ये सोचना कि एटलीस्ट आप प्रिपेयर थे। इसके साथ ही गाइस अब कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि क्या आप 2029 में सच में ये देखने जाओगे, और अगर हाँ तो किसके साथ, फ्रेंड्स, फैमिली या फिर अकेले। इसके साथ ही आपको क्या लगता है, क्या इस बार की हमारी कैलकुलेशन पूरी तरीके से सटीक है या फिर नेचर एक बार फिर से हमें सरप्राइज दे जाएगी। गाइस अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि लोग भी इसके लिए तैयार रहें, और सब्सक्राइब वो तो भाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें बाकी हैं जो अब टाइम टू टाइम मैं आपको हर एक वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, टिल देन जय हिंद।